हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सीएम चौधरी और आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं मेरे चैनल इनहेंस फिजिक्स लर्निंग में। आप लोगों ने पहले वीडियो में मुझे बहुत प्यार दिया और अपनापन दिया, इस सब के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं लेकर आया हूं आपके सामने मेरा दूसरा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले वीडियो में हमने पढ़ा स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत के बारे में हमने जाना, आवेश के बारे में हमने जाना, आवेश के गुणों के बारे में जाना, आवेश का क्वांटीकरण जाना, आवेश संरक्षण का सिद्धांत जाना और साथ ही साथ हमने जाना विद्युत क्षेत्र के बारे में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। आज हम स्थिर विद्युत में ही आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे आज वैद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और हम इसे निकालना सीखेंगे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। इन सब पर आगे बढ़ने के पहले हम पिछले वीडियो पर थोड़ा रिमाइंड करना चाहेंगे। पिछले वीडियो में कुछ स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स थे, जिन डाउट्स को सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो 5 मिनट का समय देते हैं पिछले वीडियो को, और कमेंट्स सेक्शन में कुछ विद्यार्थियों के कुछ डाउट्स आए जिनको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले वीडियो में फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कूलाम का नियम। उस कूलाम के नियम से संबंधित कुछ बातें मैं आपको और बताना चाहूंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। आपको याद होगा कूलाम का नियम मैंने लिखा था, F is equal to 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square, जहां पर Q1 और Q2 दो आवेश होते हैं तथा R उनके मध्य की दूरी होती है, ये सब, और F उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल होता है। ये हम पिछले वीडियो में देख चुके थे। अब इसमें हमको बताना है कूलाम के नियम की सीमाएं और इसके लिमिटेशन, अर्थात ये जो नियम है, ये जो लॉ है, कूलाम्स लॉ है, कहां पर लागू होता है और कहां पर लागू नहीं होता, इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पिछले वीडियो में ये टॉपिक छूट गया था, तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक को बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहला जो कूलाम का नियम है, यह केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य होता है। स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है यह नियम, मींस स्टैटिक चार्ज। गतिशील आवेशों के लिए यह नियम सत्य नहीं होता। आइए समझने की कोशिश करते हैं ऐसा क्यों होता है। मान लीजिए दो आवेश हैं हमारे पास में, ये Q1 है और ये आवेश Q2 है। यदि ये दोनों आवेश स्थिर रहेंगे तो इनके मध्य लगने वाला बल, इस तरह से इनके मध्य जो बल लगेगा वो बल होगा F। आप सब जानते हैं ये F आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल हो सकता है, तब ये नियम लागू होगा। अब मान लेते हैं ये दोनों आवेश Q1 और Q2 दोनों आवेश मान लीजिए ये स्थिर नहीं है, गतिशील हैं, तब क्या होगा, ये दोनों आवेश गतिशील होने के कारण इन दोनों आवेशों के मध्य में ये जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, इसके साथ साथ आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इसको मैं शॉर्टकट में कहना चाहूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देता हूं दोनों को मिलाकर। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अलावा अन्य बल, जैसे कि गतिशील है तो घर्षण बल, और जैसे कि मैग्नेटिक बल, चुंबकीय बल आदि बल भी लगते हैं, और इसलिए यह जो नियम है गतिशील आवेशों पर लागू नहीं हो सकता, यह केवल और केवल स्थिर आवेशों पर लागू होता है। दूसरा जो पॉइंट है कूलाम के नियम में, यह केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। बिंदु आवेशों के लिए सत्य होता है। अगर बहुत बड़े बड़े आवेश होंगे तो उसके लिए यह नियम सत्य नहीं होता। छोटे आकार के, बिंदु आकार के आवेशों के लिए यह नियम सत्य होता है। और ये क्यों होता है, ये थोड़ा सा इस पर भी समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो ऐसे वस्तु हैं जो बिंदु वस्तु नहीं है। जैसे इन दोनों वस्तुओं को ले लेता हूं मैं, मान लीजिए कोई ये स्फीयर या गोला है, ये भी है, तब होगा क्या इस स्थिति में, इस पर जो चार्ज रहेगा, आवेश रहेगा, इस तरह से चारों ओर इस तरह से फैल जाएगा। मान लीजिए ये भी धनावेश है, चारों ओर इस तरह से फैल जाएगा। अब क्या होगा, ये दोनों वस्तुओं में धनावेश है तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन अब देखिए ये वाले जो धनावेश हैं और यहां पर ये वाले जो धनावेश हैं, ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास में होने के कारण
इन पर जो प्रतिकर्षण बल का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है, बल्कि इन पर जो इधर वाले जो आवेश हैं जिसको मैं इस तरह से स्क्वायर में लिख रहा हूं, इधर वाले जो आवेश हैं इन पर प्रतिकर्षण बल का प्रभाव कम होता है। ये यहां पर मैं ये रेड मार्कर से इसको मैं चिन्हांकित कर दे रहा हूं, इन पर प्रभाव कम होता है। और यहां पर जो मैंने गोला बनाया है इन पर हमारा प्रतिकर्षण बल का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। तब अगली स्थिति में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल का प्रभाव ज्यादा होने के कारण ये वाले आवेश थोड़े इधर खिसक जाएंगे। इस तरह से ये वाले जो आवेश हैं, ये वाले आवेश थोड़े दूर की ओर चले जाते हैं। और अब जो इनका केंद्र बिंदु है वह पहले ठीक मध्य में था, आवेश का केंद्र ठीक मध्य में था, और अब खिसक कर इधर हो जाता है। तो इसलिए होता क्या है, जो बड़े साइज के वस्तु हैं इन पर कूलाम का नियम लागू नहीं होता। क्यों लागू नहीं होगा, कारण क्या है, इनका केंद्र पहले अलग जगह पर था और अब जो है केंद्र अलग जगह पर है। तो हम कूलाम के नियम में पढ़ चुके हैं, यह जो नियम है उनके दोनों आवेशों की जो दूरी होता है उस पर निर्भर करता है। तो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में दूरी चेंज हो गई है, तो इसलिए कूलाम का नियम बड़े आवेशों पर सत्य नहीं होता। अगला जो पॉइंट है बताना चाहूंगा मैं आप लोगों को, यह नियम अत्यधिक दूरियों पर वह बहुत कम जो दूरी होती है, न्यूनतम दूरियों पर लागू नहीं होता। ये जो है 3 पॉइंट है कूलाम के नियम के लिमिटेशन, इन तीनों केस पर, इन तीनों कंडीशंस पर कूलाम का नियम लागू नहीं होता। तीसरा पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए इस तरह से दो बॉडी है हमारे पास में, कोई भी एक है जैसे A और B, इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है, इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है। तब होगा क्या, चलिए पहले मान लेते हैं, माना R मतलब इनके मध्य की जो दूरी होती है, R बराबर जब हम 1 मीटर मान लेते हैं, मान लीजिए, तब कूलाम के नियम से F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आप लोग पढ़ चुके हैं। तो भाई जब R का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये F का वैल्यू जैसे मैं मान लेता हूं 1/1 मींस 1 मिल जाएगा, ठीक है। जब R की वैल्यू 2 रखेंगे तब क्या होगा, F इज प्रोपोर्शनल टू 1/2² मींस ये F की वैल्यू जो है 1/4। एक बात नोट कर रहे होंगे आप लोग, जैसे ये बीच की दूरी बढ़ती जाती है ये बल का मान कम होने लगता है। देखिए यहां पर 1 न्यूटन का बल है और यहां पर 1/4 न्यूटन का बल है। अगर दूरी को 2 मीटर ले लें तो 1/4, और दूरी को अगर 3 ले लें 1/9, 4 ले लें 1/16। अब आप ही सोचिए अगर ये दूरी लाखों किलोमीटर में या करोड़ों किलोमीटर में होगी तो F का मान बहुत ही कम होगा, F का मान बहुत ही कम होगा, बहुत ही नेग्लिजिबल वैल्यू मिलेगा। इसलिए यह जो नियम है कूलाम का नियम है, बहुत अधिक दूरियों पर भी यह नियम लागू नहीं होता। उसी तरह से यहां पर जो मैंने लिखा है न्यूनतम दूरी या बहुत कम दूरियों पर लागू नहीं होता। जैसे 10⁻⁻15 मीटर, ये एक बहुत कम दूरी है, अल्प दूरी है, इससे छोटी दूरियों पर भी कूलाम का नियम लागू नहीं होता। और ये दूरी हमारी जो है एक नाभिकीय दूरी है। नाभिकीय दूरी मतलब ये दूरी पाई जा सकती है एक परमाणु के अंदर। जैसे परमाणु के अंदर मैं बात करूं, जैसे ये परमाणु है, यहाँ पर नाभिक होता है, इधर इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके मध्य की जो दूरी होती है इस क्रम की होती है। और इस क्रम के बाद, इस दूरी के बाद होता क्या है, यहाँ पर नाभिकीय बल प्रभावशील हो जाता है और नाभिकीय बल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक बल की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। इस कारण इससे कम दूरियों पर भी हमारा कूलाम का नियम लागू नहीं होता, इससे अधिक दूरियों पर ही कूलाम का नियम लागू होगा। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताया कूलाम के नियम के लिमिटेशन, कूलाम का नियम इन 3 जगहों पर लागू नहीं होता। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक पर, और हमारा आज का अगला टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव।
द्विध्रुव, बड़ा प्यारा सा नाम है विद्युत द्विध्रुव, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। नाम बोलना कठिन है पर कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। ये होता क्या है समझ लेते हैं। जब दो समान व विपरीत आवेश बहुत कम दूरी पर होते हैं। कैसी दूरी पर होते हैं? बहुत कम दूरी पर होते हैं, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आइए डायग्राम से समझ लेते हैं। ये आवेश है प्लस क्यू और ये आवेश है माइनस क्यू। देखिए दोनों की वैल्यू समान है, यहां भी क्यू है यहां भी क्यू है, इसलिए यहां पर कहा मैंने समान, और एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए यहां पर कहा मैंने विपरीत। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। तो ये जो निकाय है, ये जो पूरा सिस्टम है, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल। और हमेशा इन दोनों के बीच की दूरी को हम 2L लेते हैं। 2L क्यों? इसका मध्य बिंदु अगर O माने तो O से यहां तक की दूरी L और यहां से यहां तक की दूरी L, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी अब 2L। इसलिए दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को हम लेते हैं 2L। इस सिस्टम को हम कहते हैं, ये जो पूरा सिस्टम बना, कैसा सिस्टम? दो आवेश हैं, दोनों समान आवेश हैं परंतु चिन्ह में विपरीत हैं, एकदम पास पास में रखे गए हैं, तो इस पूरे सिस्टम को या निकाय को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसका उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के लिए HCl अणु कैसे समझते हैं? HCl अणु कैसे बनता है? H प्लस आयन और Cl माइनस आयन से मिलकर बनता है हमारा HCl। तो जब HCl की संरचना देखें हम, तो ये H प्लस और ये Cl माइनस, दो अणु हैं, यहां पर एक प्लस, दो परमाणु हैं H प्लस और Cl माइनस, ये धन आयन ये ऋण आयन, दोनों बहुत पास में रखे गए होते हैं, पास में ही रखे जाएंगे क्योंकि ये एक अणु है और अणु आणविक दूरियां जो होती है बहुत कम होती हैं। तो ये जो सिस्टम हमारा बना, ये होता है हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके बाद जो हमारा आज का अगला टॉपिक है, इसी से रिलेटेड, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये विद्युत द्विध्रुव हमारे पास में तैयार हो गया, जहां पर दो आवेश हैं, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। इसमें से कोई भी एक आवेश ले लेते हैं, उसका हम वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि आवेश है Q और दोनों के बीच की दूरी है L। तो जब Q को इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं Q इंटू 2L, तो ये जो मिलता है हमको, यही होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और उसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 2QL, जहां पर P विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, या इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, और उसका जो वैल्यू होता है P इज इक्वल टू 2QL। जहां पर इसकी परिभाषा कहना चाहें तो विद्युत द्विध्रुव बनाने वाले दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी क्या है? 2L। इनका गुणनफल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। यह एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा हमेशा माइनस चार्ज से लेकर प्लस चार्ज की ओर होती है। ठीक है, जिसकी दिशा हमेशा माइनस चार्ज से लेकर प्लस चार्ज की ओर होती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूरे सभी बोर्ड्स में, चाहे CBSE बोर्ड हो या CG बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, इसमें से क्वेश्चन आता ही है, बहुत बार आया है, तो हम उसकी चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं उस पर। पहले मैं टॉपिक ही लिख दूं, विद्युत द्विध्रुव
के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने लास्ट वीडियो में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ चुके हैं, पर वो हम जो पढ़े थे हम किसी एक बिंदु आवेश के कारण पढ़े थे। अब हमको पढ़ना है दो बिंदु आवेश अर्थात एक विद्युत द्विध्रुव के कारण। ये तीन विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए तीन स्थितियां होती हैं, तीन कंडीशन होते हैं, तीनों में हमको निकालना है। तो तीन कंडीशन पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहला जो होता है इसे कहते हैं हम अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति या इसे हम कहते हैं एंड ऑन पोजीशन। ये क्या होता है समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, यहां पर प्लस क्यू है, यहां पर माइनस क्यू है। इस विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा ये है। इसको हम यदि आगे बढ़ाएं इस तरह से तो हमको एक सीधी रेखा मिलेगी। किसको आगे बढ़ाया हमने? विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा या दोनों आवेशों प्लस क्यू और माइनस क्यू को मिलाने वाली रेखा, सपोज ए बी है। इस रेखा को हमने आगे बढ़ाया इधर, या हम चाहे तो इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो इस रेखा पर अगर कोई बिंदु स्थित होगा, सपोज जैसे ये बिंदु है P, इस P को हम विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति में कहेंगे। अभी ये P हमारा अक्षीय स्थिति में है। उसी तरह से अगर इधर भी कोई बिंदु P डैश है सपोज, तो ये P डैश भी अक्षीय स्थिति में होगा। अर्थात विद्युत द्विध्रुव को के आवेशों को मिलाने वाली रेखा को हम आगे बढ़ाएं, चाहे इधर बढ़ाएं, राइट साइड में बढ़ाएं, लेफ्ट साइड में बढ़ाएं, तो उस रेखा पर कोई बिंदु P हो या कोई भी बिंदु हो, उस बिंदु को हम अक्षीय स्थिति में कहते हैं। उसी तरह से जो सेकंड स्थिति होता है वो होता है निरक्षीय स्थिति। आइए समझते हैं निरक्षीय स्थिति होता क्या। निरक्षीय स्थिति को हम ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। मान लीजिए ये कोई विद्युत द्विध्रुव है, इसको मिलाने वाली रेखा इस तरह से है, ये इसका मध्य बिंदु O है। इस O पर एक हम परपेंडिकुलर या लंब खींचते हैं 90 डिग्री का। इस लंब पर अगर कोई बिंदु स्थित हो, जैसे यहाँ पर P है या यहाँ पर P डैश है, तो ये इस बिंदु को हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति में। इस बिंदु को हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति में। इस तरह से हमने दो स्थितियां जान लिया, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। दोनों में हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हम दो पार्ट्स में काम करेंगे। पहला जो है हमारा अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में करने के बाद अगला हम निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ये कोई एक इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल है या विद्युत द्विध्रुव है, यहां पर प्लस क्यू आवेश और यहां पर माइनस क्यू आवेश। मान लीजिए यहां पर कोई इस तरह से एक विद्युत द्विध्रुव है, यहां पर प्लस क्यू आवेश और यहां पर माइनस क्यू आवेश, और मान लेते हैं इनका मध्य बिंदु O है। मान लीजिए इनका मध्य बिंदु O है। अब इसके मध्य बिंदु O से यहां पर हम ले लेते हैं R दूरी पर एक बिंदु P है। तो अब यहां पर एक चीज देखने वाली बात है, ये P जो है इस विद्युत द्विध्रुव के तुलना में, जैसे इसको हमने A ले लिया, इसको B ले लिया, AB हमारा एक विद्युत द्विध्रुव है जिसके कंपैरिजन में P अक्षीय स्थिति में है। इस P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E ज्ञात करनी है। यहाँ पर एक बार और रिपीट करता हूं मैं, यहाँ पर AB एक विद्युत द्विध्रुव है जिसमें दो आवेश है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश। A पर रखा गया है प्लस क्यू आवेश, B पर रखा गया है माइनस क्यू आवेश। इनका मध्य बिंदु O है। तो AB के बीच की दूरी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 2L होता है, तो ये वाला दूरी L हो जाएगा, ये वाला दूरी भी L हो जाएगा। और O से P तक की दूरी है मान लीजिए R। O से P तक की दूरी क्या है? R।
तो अब हमको इस P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इस P पर ये बिंदु जो P है, यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है, लेकिन वो जो E है, यहां पर दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं। कौन कौन से? एक इस धन Q के कारण, प्लस Q के कारण, और जो दूसरा होता है इस माइनस Q के कारण से। दोनों तीव्रताएं यहां पर कार्य कर रही हैं, हमको दोनों पहले निकालना होगा। तो अब हम मान लेते हैं, माना प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता E1, प्लस Q आवेश के कारण तीव्रता क्या होगी? E1। अब इस E1 की डायरेक्शन हो जाएगा यहां पर इस तरह से। हमेशा जो प्लस Q या प्लस चार्ज के कारण जो तीव्रता है वह हमेशा जो है आवेश से बाहर की ओर, आवेश से बाहर की ओर। प्लस Q के कारण जो हमेशा तीव्रता होती है वह द्विध्रुव जो है हमारा डायपोल है उससे बाहर की ओर, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में। ये E1 हो गया। अब E1 का वैल्यू, E का फार्मूला मैंने कल आपको बताया था, यहां पर E का फार्मूला एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r²। जहां पे R क्या था? दूरी। तो यहां पर देखिए E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/, ये दूरी कितनी है? इसके मध्य बिंदु से दूरी, ये दूरी कितनी है? देखिए A से लेकर P तक की दूरी, तो यहां पर लिखेंगे हम AP²। अब इस AP के जगह में हम क्या लिख पाएंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/, डायग्राम में देखिए AP की वैल्यू, इस दूरी में हम जब इस दूरी को माइनस कर देते हैं, अर्थात OP में जब हम OA को माइनस कर देते हैं, यहां पर लिख पाएंगे OP माइनस OA होल स्क्वायर, अर्थात 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/OP का वैल्यू R, और इसी तरह से OA का वैल्यू, OP का वैल्यू R और OA का वैल्यू L, तो R माइनस L होल स्क्वायर। इसी तरह से हमारा जो माइनस Q आवेश है, ये माइनस Q आवेश, इसके कारण से भी P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी। माइनस Q आवेश के कारण तीव्रता कहां पर है? ये P पर। ये तीव्रता हमने मान ली E2, मान लिया E2। E2 की वैल्यू क्या होगी आप लोग बताइए? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/, अब देखिए ये दूरी क्या है? B से लेकर P तक की दूरी, तो यहां पे लिखेंगे BP होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/, इस डायग्राम में देखिए BP मींस इस दूरी में इस दूरी को प्लस करेंगे, ये दूरी क्या है? R, और ये दूरी क्या है? L, तो ये हो जाएगा R प्लस L होल स्क्वायर। और जैसे E1 हमने यहां पर दर्शाया, E2 को हम यहां दर्शा पाएंगे। हमेशा माइनस Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो टुवर्ड्स द डायपोल, अर्थात विद्युत द्विध्रुव की ओर होती है। तो इस तरह से हमने E1 और E2 का मान निकाल लिया। अब देखिए इस P पर दो विद्युत क्षेत्र कार्य कर रहे हैं, E1 और E2। तो P पर परिणामी तीव्रता, नेट तीव्रता या परिणामी तीव्रता E इज इक्वल टू, देखिए अब परिणामी तीव्रता E माना है, यहां पर दो तीव्रताएं कार्य कर रही है, एक E1 और एक E2, दोनों की दिशा विपरीत है, अर्थात दोनों में माइनस होगा। और देखिए E1 की वैल्यू ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी भाई? A P के नजदीक है, तो इसके कारण से या प्लस Q के कारण से जो तीव्रता है वो अधिक होगी, अर्थात E1 की वैल्यू अधिक होगी। और ये बिंदु B जो है P से ज्यादा दूरी पर है, तो E2 की वैल्यू कम होगी। तो
तो इसलिए E की वैल्यू हो जाएगी E1 माइनस E2। अब इस इक्वेशन में यहां से E1 और E2 के मान उठाकर हम रख देते हैं, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस R प्लस L होल स्क्वायर। थोड़ी सी कंजूसी की है मैंने यहां पर। अब जो है हम यहां से क्या ले सकते हैं, कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले सकते हैं, चाहे तो हम Q को भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 यहां पर आया 1 R माइनस L होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L होल स्क्वायर। इस तरह से हमको E की वैल्यू मिली। इसको चलिए आगे सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। इसके आगे सॉल्व करना है हमको, तो मुझे इस भाग को मिटाना पड़ेगा। आप लोग स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो इस भाग को मैं मिटा देता हूं। तो मैं आगे सॉल्व करने के पहले आपको दो बातें बताना चाहता हूं। एक जो है आपके फायदे की बात और दूसरी मेरे फायदे की बात। आपके फायदे की बात करूं तो प्लीज आप लोग अपना नोट्स तैयार कीजिए। आप यदि नोट्स तैयार करेंगे तो उसका कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, आप कभी भी चाहें अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो नोट्स तैयार करने के लिए आप मेरे YouTube वीडियो की मदद ले सकते हैं, आप आपके बुक्स की मदद ले सकते हैं, नेट से पढ़ सकते हैं, कहीं से भी नोट्स तैयार कर लीजिए। आपके बहुत फायदा, आपके आगे चलकर बहुत ज्यादा काम आएगा। नोट्स तैयार कर लीजिए, आपका बहुत ज्यादा काम आएगा। और दूसरा जो है मेरे फायदे की बात, यदि आप लोग मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आपको कोई बात अच्छा लगा तो कमेंट के माध्यम से बताइए, या कोई बात आपको कमी लगती है वीडियो में तो भी कमेंट्स के माध्यम से बताइए, ताकि मैं और वीडियो में और ज्यादा इंप्रूव कर सकूं और अधिक से अधिक लोगों तक मेरे वीडियो का लाभ पहुंचा सकूं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे जो कॉमन आया है Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, R माइनस L होल स्क्वायर इंटू R प्लस L होल स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा R प्लस L होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा R माइनस L होल स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेप को आप लोग समझ गए होंगे। अगला स्टेप Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, नीचे देखिए यहां पर इसको चलिए थोड़ा समझने के लिए ऐसे लिख देते हैं, R माइनस L इंटू R प्लस L, R माइनस L इंटू R प्लस L। क्या मैं ऐसा लिख पाऊंगा? क्यों? R माइनस L होल स्क्वायर है दो बार, ये R माइनस L मैंने एक बार यहां लिखा, एक बार यहां लिखा, R प्लस L होल स्क्वायर है, एक बार मैंने यहां लिखा, एक बार यहां लिखा, इस तरह से लिख सकते हैं। और यहां को जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस क्या हो जाएगा आप लोग बताइए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। अब इसके बाद Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL। और नीचे में ये फार्मूला हो जाता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूला, 6वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। और ये वाला भी, ये जब हो गया ये भी वही हो जाएगा, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब इसके बाद में यहां पे देखिए R स्क्वायर निपट गया, L स्क्वायर निपट गया, तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर में बचा 4RL अपान, नीचे में ये दो टाइम्स आया तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इसका होल स्क्वायर।
यहां तक स्टेप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसको ऐसा लिख पाएंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 इंटू अब इस स्टेप को इस तरह से हम लिख पाएंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे मैं लिख दिया 2L इंटू 2R, इस तरह से लिख सकते हैं 4RL को 2L इंटू 2R और नीचे में अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर और ये होल स्क्वायर। तो अब देखिए इस Q के साथ में ये 2L ये मिलके बना लेगा 2QL। 2QL मींस होता है P। थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था P इज इक्वल टू 2QL, आपको याद होगा P इज इक्वल टू 2QL। तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है Q और 2L मल्टीप्लाई में है तो इसने बना लिया P इंटू 2R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। अब हमारा काम यहां पर खत्म हो चुका है, बस इसको थोड़ा सजा के लिख देते हैं। सजा के लिखने पर थोड़ा सुंदर दिखता है, आप लोग जानते होंगे। तो चलिए इसके आगे का स्टेप थोड़ा सजा के जब इसको लिखेंगे सुंदर दिखना चाहिए। E इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होल स्क्वायर। देखिए थोड़ा सा जब हम इसको सजा के लिखते हैं काफी सुंदर दिख रहा है, और जानते हैं कि सुंदरता को देखने वाले हर जगह पर होते हैं। हमारा चैनल भी सुंदर है, आप लोग देखते रहिए। जब इसको और स्टेप को थोड़ा सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा देख लीजिए। चूंकि जैसे देखिए ये क्या होता है, एक विद्युत द्विध्रुव होता है, इसका मध्य बिंदु O होता है, ये दूरी L होती है। ये L का वैल्यू बहुत कम होता है, मीन्स L is so less than R। तब L को हम क्या कर सकते हैं, लगभग शून्य ले सकते हैं। तो E इज इक्वल टू अब जो वैल्यू हो जाएगी E की 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR, ये L तो 0 हो जाएगा ना, तो R का पावर 4 हो जाएगा, तो एक R यहां से निपट जाएगा। तो E इज इक्वल टू बच जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब। ये जो होगा हमारा फाइनल वैल्यू E का। E अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कब, अक्षीय स्थिति में, अर्थात विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर हमने E का वैल्यू निकाल लिया। चूंकि अब निरक्षीय स्थिति में आपको समझा चुका था, निरक्षीय स्थिति में भी हमको तीव्रता की गणना करनी है, पर चूंकि आज हमारा जो वीडियो है थोड़ा सा लेंथी हो रहा है, लंबा हो रहा है, तो निरक्षीय स्थिति वाला जो चैप्टर है या निरक्षीय स्थिति वाला जो भी डेरिवेशन है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूं आज के वीडियो में मैंने जो भी बातें बताई आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, आप लोगों को समझ में आया होगा और आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मेरा कोशिश ही हमेशा यही रहता है कि कॉन्सेप्ट को मैं अच्छी तरह से समझा पाऊं। तो प्लीज आप हमारे चैनल में जुड़े रहिए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं अपनी बात को पहुंचा पाऊं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय दोस्तों।